In medicine, let's continue the examination of respiratory system. So इसमें हम इंस्पेक्शन के पॉइंट्स देख रहे थे. इंस्पेक्शन में जो थर्ड पॉइंट है वो है रेस्पिरेटरी रिदम. तो रेस्पिरेटरी रिदम देखना होता है. नॉर्मल रेस्पिरेशन में रेगुलर रिदम आता है एंड इंस्पायरेशन जो है एक्सपायरेशन के कंपैरिजन में लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है. देन इरेगुलर रेस्पिरेशन में क्या क्या आएगा. फर्स्ट हीलेड स्टोक्स रेस्पिरेशन है. तो ये इसमें क्या होता है, रिथमिकल अल्टरेशन होता है एपनिया एंड हाइपर एपनिया का. और ये किस वजह से होता है, एनॉक्सेमिया की वजह से. एंड इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं. एक तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है. सेकेंड इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर हो गया विथ द डैमेज टू बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स एंड डायनसेफलॉन. देन थर्ड नार्कोटिक पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है. फोर्थ यूरेमिया की वजह से. एंड फिफ्थ डीप स्लीप की वजह से कीनेज स्टोक्स रेस्पिरेशन हो सकता है. सेकेंड कस्मॉल्स रेस्पिरेशन है. तो इसका मतलब क्या होता है, डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन ये होता है, यानी कि एयर हंगर भी इसको बोलते हैं. एंड ये देखा जाता है एक तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में, दूसरा स्टार्वेशन कीटो एसिडोसिस में, थर्ड एल्कोहलिक्स में देखा जाता है, फोर्थ यूरेमिया के केस में देखा जाता है. देन थर्ड एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम है बायोट्स रेस्पिरेशन या केओटिक ब्रीथिंग. तो ये इरेगुलर रेस्पिरेशन होता है और ये देखा जाता है मेनिंजाइटिस में एंड इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर में. देन फोर्थ है एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एपनियोस्टिक रेस्पिरेशन. इसमें फुल इंस्पायरेशन होता है, उसके बाद फिर पॉज होता है अल्टरनेटिंग विद द सेम, मतलब अल्टरनेटिंग विद अगेन फुल इंस्पायरेशन फॉलोड बाय पॉज. तो इसमें बीच बीच में पॉजेस आते हैं एंड इंस्पिरेशन होता रहता है. तो पॉज जो रहता है वो 2 to 3 सेकेंड्स का होता है और ये देखा जाता है पोंटाइल लीशंस में. देन फिफ्थ एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम है स्ट्राइडर का. तो स्ट्राइडर मतलब प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन होता है. ये होता है अपर एयरवे जब ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है तो उसके थ्रू, एंड ये प्रोड्यूस करता है कैरेक्टरिस्टिक साउंड को. इसके कॉजेस क्या होते हैं, एक तो होता है लैरेंजियल या ट्रैकियल ऑब्स्ट्रक्शन, सेकेंड लैरेंजियल डिप्थीरिया, थर्ड मेडिएस्टिनल ग्रोथ. देन सिक्स्थ वीजिंग है एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम में. सो ये प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन होता है जबकि स्ट्राइडर प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन था. एंड ये थ्रू द ऑब्स्ट्रक्टेड लोअर एयरवे होता है जबकि स्ट्राइडर जो है ऑब्स्ट्रक्टेड अपर एयरवे के थ्रू था. एंड इसमें ऑब्स्ट्रक्शन ब्रोंका या ब्रोंक्यूल्स का भी हो सकता है वीजिंग में. एंड वीजिंग देखी जाती है कार्डियक या रीनल अस्थमा में. नाउ सेवन्थ है स्टर्टर. तो स्टर्टर ऑकर होता है कोमा में, डीप स्लीप में या डाइंग पेशेंट्स में. नाउ रेस्पिरेटरी रिदम के बाद हम देखिए फोर्थ पॉइंट टाइप ऑफ ब्रीथिंग. तो इंस्पेक्शन का फोर्थ पॉइंट है टाइप ऑफ ब्रीथिंग. नॉर्मली जो मेल में ब्रीथिंग होती है वो एब्डोमिनल थोरेसिक टाइप की होती है एंड फीमेल में जो ब्रीथिंग होती है वो थोरैको एब्डोमिनल टाइप होती है. तो इन दोनों ही कंडीशंस में दोनों मूवमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, एब्डोमिनल एंड थोरेसिक मूवमेंट्स. बट जो भी इसमें टाइप ऑफ ब्रीथिंग है, जैसे कि फीमेल में थोरैको एब्डोमिनल है तो थोरेसिक मूवमेंट्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, जबकि मेल में जो एब्डोमिनल थोरेसिक है तो एब्डोमिनल मूवमेंट्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, बट दूसरी मूवमेंट्स भी प्रेजेंट रहती है. देन एबनॉर्मल क्या होता है, एक तो थोरेसिक ब्रीथिंग हो गया, तो इसमें सिर्फ थोरेसिक वाली मूवमेंट्स प्रेजेंट रहती है, बाकी एब्डोमिनल वाली जो मूवमेंट्स रहती है वो एकदम नील के बराबर रहती है, मिनिमल रहती है. तो ये किस कंडीशन में देखी जाती है थोरेसिक ब्रीथिंग, डायफ्रामेटिक पैरालिसिस के केस में या पेरिटोनाइटिस के केस में या सीवियर असाइटिस के केस में. देन सेकेंड एब्डोमिनल ब्रीथिंग होती है. इसमें अगर एब्डोमिन मूवमेंट जो है वो प्रीडोमिनेंट रहती है, थोरेसिक मिनिमल रहती है, नील के बराबर. एंड ये देखी जाती है प्लूरेसी एंड लंग कोलैप्स के केस में. देन इंस्पेक्शन में फिफ्थ पॉइंट है मूवमेंट्स ऑफ चेस्ट. तो नॉर्मली दोनों साइड्स मूव करते हैं, कोई बल्जिंग नहीं होती है, इंड्रॉइंग नहीं होती है इंटरस्पेसेस की, एंड एसेसरी मसल्स की ज़रूरत नहीं होती है जो कि एलएनएसी एंड स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड है, उनकी ज़रूरत नहीं होती है. देन डीप ब्रेथ में
डीप ब्रेथ अगर पर्सन लेता है तो चेस्ट सर्कमफ्रेंस उसका जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है 2 इंचेस से। एंड निपल लेवल पे अगर हम मेज़र करें तो उस लेवल पे 2 इंचेस इंक्रीज़ हो जाता है। देन यूनिलैटरल डिमिनिश्ड मूवमेंट्स देखे जाती है किस किस केसेस में। फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाता है मेन ब्रोंकस को तब, सेकंड कंसोलिडेशन के केस में, थर्ड फाइब्रोसिस एंड प्लूरल एडहेशन के केस में, फोर्थ मैसिव कोलैप्स के केस में, फिफ्थ हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स के केस में और सिक्स्थ प्लूरल एफ्यूजन के केस में। देन बायलैटरल डिमिनिश्ड मूवमेंट्स देखी जाती है, वो किस किस केसेस में देखी जाती है। फर्स्ट एम्फाइसेमा के केस में, सेकेंड बायलैटरल फाइब्रोसिस के केस में, थर्ड बायलैटरल कोलैप्स के केस में, फोर्थ बायलैटरल कंसोलिडेशन के केस में एंड फिफ्थ बायलैटरल हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स के केस में एंड सिक्स्थ ब्रोंकियल अस्थमा के केस में। देन इंस्पेक्शन में 6 पॉइंट है मेडिएस्टिनम का। तो मेडिएस्टिनम नॉर्मली सेंट्रल रहता है, ये डिटेक्ट किया जाता है ट्राइकिया की पोजीशन से एंड एपेक्स बीट की पोजीशन से। इसमें ट्रेल साइन एक पॉइंट है। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है उस साइड पे जहाँ पे वो ट्राइकिया शिफ्ट हुआ रहता है, तो ये इंस्पेक्शन में देखा जाता है, इसको ट्रेल साइन बोलते हैं। एपेक्स बीट क्या होता है, नॉर्मली ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे मिलता है और जस्ट इनसाइड द मिड क्लैविकुलर लाइन मिलता है ये। लेकिन अगर मेडिएस्टिनम शिफ्ट होता है तो ये एपेक्स बीट भी उसी साइड सेम साइड शिफ्ट हो जाता है। एंड ये किस किस केस में शिफ्ट होता है, स्कॉलियोसिस के केस में, कार्डियक डिसीज़ के केस में, या फिर फनल शेप डिप्रेशन अगर हो जाता है स्टर्नम का तो उस केस में। नाउ मेडिएस्टिनम की पोजीशन क्या होती है अलग अलग रेस्पिरेटरी डिसीजेस में। तो फर्स्ट सेंट्रल पोजीशन जो है एक तो ब्रोंकाइटिस में मिल सकती है, सेकेंड ब्रोंकियल अस्थमा में, थर्ड ब्रोंकिएक्टेसिस में मिल सकती है, फोर्थ एम्फाइसेमा में मिल सकती है, फिफ्थ निमोनिया में, सिक्स्थ लंग एब्सिस में मिल सकती है, सिक्स्थ इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस के केस में मिल सकती है। देन सेकेंड मेडिएस्टिनम सेम साइड पे भी शिफ्ट हो सकता है, यानी कि पुल शो करते हैं कुछ डिसीजेस। तो एक तो कोलैप्स के केस में ऐसा हो सकता है, सेकेंड फाइब्रोसिस के केस में, एंड थर्ड प्लूरल थिकनिंग के केस में। देन थर्ड मेडिएस्टिनम अपोजिट साइड किस डिसीजेस में शिफ्ट हो सकता है, यानी कि पुश करता है वो। तो एक तो प्लूरल एफ्यूजन के केस में हो जाता है, सेकेंड न्यूमोथोरैक्स के केस में एंड थर्ड हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स के केस में। नाउ इंस्पेक्शन का 7th पॉइंट है टैक्टाइल वोकल फेमिटस, पाल्पेशन का पॉइंट है। तो टैक्टाइल परसेप्शन जो होता है वाइब्रेशन का, जो कम्युनिकेट करता है चेस्ट वॉल से, चेस्ट वॉल में कम्युनिकेट करता है फ्रॉम द लैरिंग्स, एंड वो वाया कम्युनिकेट किसके थ्रू करता है, ब्रोंकाई एंड लंग्स के थ्रू ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ फोनेशन। तो उसको बोलते हैं टैक्टाइल वोकल फ्रेमिटस। सो टैक्टाइल परसेप्शन ऑफ वाइब्रेशन कम्युनिकेटिंग टू द चेस्ट वॉल फ्रॉम लैरिंग्स वाया ब्रोंकाई एंड लंग्स ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ फोनेशन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंक्रीज हो जाता है कंसोलिडेशन के टाइम पे, पल्मोनरी इन्फेक्शन के टाइम पे, या मैलिग्नेंट लीजन को अगर वो सराउंड कर रहा है सुपरफिशियल कैविटी तो उस टाइम पे। एंड डिक्रीज्ड कब होता है ये, ब्रोंकियल डिसीज़ में, लंग डिसीज़ में एंड प्लूरल डिसीज़ में। सो प्लूरल डिसीजेस में क्या आ जाएगा, प्लूरल एफ्यूजन आ जाएगा, न्यूमोथोरैक्स या फिर हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स में। एंड ब्रोंकियल डिसीज़ में ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में डिक्रीज हो जाता है। दैन थर्ड लंग डिसीज़ में एम्फाइसेमा के केस में, या पल्मोनरी फाइब्रोसिस या पल्मोनरी कोलैप्स के केस में डिक्रीज हो जाता है। नाउ 8th है अदर वाइब्रेशंस। तो अदर वाइब्रेशंस भी पाल्पेशन के अंदर आएगा। नॉर्मली कोई भी वाइब्रेशंस नहीं मिलते हैं पाल्पेशन में, बट एबनॉर्मल क्या क्या हो सकता है, एक तो प्लूरल फ्रिक्शन रब हो सकता है जो प्लूरेसी के केस में मिलता है, एंड ये पीक ऑफ इंस्पिरेशन के टाइम पे या फिर अर्ली एक्सपायरेशन के टाइम पे मिलता है। देन सेकेंड ब्रोंकियल फ्रेमिटस है। तो ब्रोंकियल फ्रेमिटस जो है ब्रोंकाइटिस के केस में मिल सकता है, ब्रोंकियल अस्थमा के केस में मिल सकता है, या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ में मिल सकता है, COPD में।
देन थर्ड पार्पेबल रेल्स है, ये एक एबनॉर्मल वाइब्रेशन है, तो ये ब्रोंकिएक्टेसिस के केस में मिल सकता है। सेकेंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस के केस में, थर्ड पल्मोनरी कंजेशन के केस में मिल सकता है। नाउ 9th पॉइंट है टेंडरनेस, पाल्पेशन है, ये पाल्पेशन में इन्वॉल्व होगा। ये टेंडरनेस किसकी वजह से आ सकती है चेस्ट वॉल के ऊपर? एक तो लोकल इंजरी की वजह से, सेकेंड मायोसाइटिस की वजह से, थर्ड अमीबिक एब्सेस ऑफ लीवर की वजह से, फोर्थ पैथोजेनिक एब्सेस ऑफ लीवर की वजह से, या फिफ्थ एम्पाइमा की वजह से। और नेक्स्ट पॉइंट है परकशन इंस्पेक्शन के बाद। नॉर्मल परकशन नोट जो है वो हाईली रेजोनेंट होता है फ्रंट में एंड डिस्टिंक्टिव एंड क्लियर होता है, प्लस लो पिच का होता है, एंड ये एयर के कारण आता है, एयर सैक्स के कारण, एयर पैसेजेस के कारण। जबकि जो इम्पेयर्ड नोट, अलग अलग एबनॉर्मल नोट्स हैं वो क्या क्या होते हैं? एक तो इम्पेयर्ड नोट होता है, और ये कब मिलता है? जब एयर अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो इसमें रेजोनेंस का लॉस हो जाता है, और ये देखा जाता है कंसोलिडेशन के केस में, इन्फिल्ट्रेशन के केस में, फाइब्रोसिस एंड कोलैप्स के केस में। देन सेकेंड डल नोट है एबनॉर्मल नोट में, तो ये इम्पेयर्ड नोट होता है ग्रेटर डिग्री का, एंड ये देखा जाता है इम्पेयर्ड नोट में जो जो कंडीशंस देखी थी वो सारी कंडीशंस में तो देखा ही जाता है, जैसे कि कंसोलिडेशन, इन्फिल्ट्रेशन, फाइब्रोसिस एंड कोलैप्स, एंड उसके साथ ये प्लूरल थिकनिंग के केस में भी देखा जाता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।